Hello everyone. So today we are going to discuss about Newton's third law and conservation of momentum. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होते हैं एंड बहुत बच्चों को जो है इसमें प्रॉब्लम आती है। कुछ इसको सिंपल बनाते हुए हम लोग आज समझेंगे, तो देखते हैं। चलिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपने पढ़ भी रखा है, सबसे आसान लॉ होता है, राइट? ऐसा हमको लगता है, बट इसमें उतना ही ये कंसेप्चुअल भी है। जितना आसान है उतना ही कंसेप्चुअल है, ठीक है? तो जरा ध्यान से समझिए। जैसे सपोज एक बोर्ड है ना, या फिर इसको एक वॉल मान लें। इस वॉल के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो जितना फोर्स मैं इसके ऊपर लगाऊंगा उतना ही फोर्स ये रिटर्न में मुझ पे लगाएगा, ठीक है? मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, कुछ लगाया मैंने, मान लो 10 लगाया, तो बोर्ड भी मुझ पे 10 लगा रहा है। फिर मैंने दबा के और तेज लगाया, फिर 20 लगा रहा है, फिर वो भी 20 लगा रहा है, फिर मैंने दबा के 50 लगाया, ये भी 50 लगा रहा है। हो सकता है 100 लगाऊं तो इसके 2 टुकड़े हो जाए, पॉसिबल है। बट जितना मैं लगाऊंगा उतना ही रिटर्न में लगाएगा। तब तक लगाएगा जब तक इसकी कैपेसिटी है, जब इसकी कैपेसिटी नहीं होगी तो ये टूट जाएगा। सिंपल है ना? न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहता है, ठीक है? तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसको अपन इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो एक दीवार मैंने बनाई है और एक लड़का है, बॉय, ठीक? तो जो वॉल पे फोर्स लगा रहा है बॉय, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉय, ये जो फोर्स लगा रहा है, और ये इसको रिटर्न में जो मिल रहा है फोर्स ऑन बॉय बाय वॉल, ठीक? इन दोनों को मैंने WB और BW से रिप्रेजेंट कर दिया। एक बार बॉय लगा रहा है और एक बार वॉल लगा रही है, तो दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक? तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो वॉल लगा रही है और जो बॉय लगा रहा है, दे आर नेगेटिव इन डायरेक्शन। देखो ध्यान से, दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो एक दूसरे के अपोजिट में है। तो अगर बाय साइन कंजर्वेशन में ये मानता हूं कि ईस्ट इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली वेस्ट विल बी नेगेटिव। तो इसीलिए दोनों में से किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं बाय डायरेक्शन एक इज दिस वॉल का फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बॉय का फोर्स। किसी एक को तो होना पड़ेगा। मान लो अगर आप कहते हैं नहीं, मैं ईस्ट को तो नेगेटिव लूंगा, वेस्ट को पॉजिटिव लूंगा, तो उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन यहां आ जाएगा, बट रहेगा जरूर। ये नेगेटिव ये बताता है बस कि उसकी डायरेक्शन उल्टी है अगली फोर्स की, जो सामने से लग रहा है। जो मैं लगा रहा हूं, अगर वो आप पॉजिटिव मानते हो तो रिटर्न में जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव। बस इतना ही डिनोट करता है, उससे ज्यादा कुछ भी डिनोट नहीं करता, ठीक? तो नेगेटिव इज फॉर डायरेक्शन, ये आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? ऑल्दो FW इज इक्वल टू FB, यानी कि वॉल का और बॉय का दोनों का ही फोर्स बराबर है। ये याद रखें, दोनों का ही फोर्स बराबर है, बट एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। बस इतना सा ध्यान रखें। दिस इज ए थर्ड लॉ, फिनिश होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, है ना? बट दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। ऐसा नहीं है कि दोनों कैंसिल कर देंगे। कई बार होता है ना, हमने 10 इधर लगाया, 10 इधर लगाया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो आप 0 कर देते हो। नहीं होंगे कैंसिल। रीजन है इसके पीछे, इसका वॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बॉय के द्वारा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और वो वॉल पे लग रहा है, यानी कि इधर, है ना? और जो वॉल बॉय पे लगा रही है वो बॉय पे लग रहा है इधर। अब आप मुझे एक बताओ कि फोर्स तो तब कैंसिल होते ना जब एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस अलग अलग लगते। जैसे एक डब्बे के ऊपर इधर भी 10 न्यूटन लगाया और एक डब्बे पे इधर भी 10 न्यूटन लगाया। अब ये कैंसिल हो सकता है, आप कहोगे 0, मैं मानूंगा बात, बिल्कुल ठीक है। बट अगर किसी वॉल पे 10 इधर लग रहा है और बॉय पे 10 इधर लग रहा है, तो ये बॉय और वॉल एक चीज थोड़ी ना है, दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो उनपे कैंसिल नहीं होगा। आएगा शायद। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चे इसको भी भूल जाते हैं कई बार। बट दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। हाँ, दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, इसका जिक्र हम थोड़ा सा टाइम बाद करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑल्सो। ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि जरूर हाथ लगाना ही पड़ेगा, टच करना ही पड़ेगा, बिना टचिंग के भी थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बाहर घूमते हैं, कभी जाते हैं, तो आपको कोई ऐसा पर्सन दिखता है जिससे आप अट्रैक्ट होते हो, राइट?
तो अट्रैक्ट होते हो तो दैट इज अट्रैक्शन, उसमें कोई टचिंग तो नहीं हुई, आपने दूर से ही उसको अट्रैक्ट कर लिया। सेम टू सेम वही सेम चीजें यहाँ पे। अब कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट जैसे यहाँ पे नाम आया है तो मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल से डिस्कशन करना चाहूंगा। दो मैग्नेट्स जो होते हैं उनके बीच में लाइक और अनलाइक चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है रिपल्शन और अट्रैक्शन, ये आपने पढ़ रखा है। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल ईच अदर, तो इसमें देखो टचिंग नहीं है, स्टिल दे हैव द फोर्स। ठीक, तो ये जो फोर्स है इसको मैं बोलता हूँ एक्शन एंड इसको बोलता हूँ मैं रिएक्शन, कुछ भी कह लो आप। ठीक, सिमिलरली अर्थ और सन में ग्रेविटेशन होता है तो इनके बीच में भी फोर्स होता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक्शन, इसको मैं बोल सकता हूँ रिएक्शन। हर जगह देख लो, कोई जरूरी नहीं कि टच हो दोनों, दे आर नॉट इन टच, दे आर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी आपके होते हैं, अगेन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ठीक, अब देखो दोनों अलग अलग बॉडीज पे तो दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। कांटेक्ट में कैसे होगा? कांटेक्ट में आप जब वॉक करते हो तो आप जो है अपनी रोड को पीछे पुश करते हो सो दैट यू कैन मूव अहेड, तो फिर कांटेक्ट में आ गया तो एक्शन रिएक्शन, इस तरीके से आप चलते हो, पीछे रोड को पीछे धकेलते हैं हम और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम धक्का दे रहे हैं किसी ब्लॉक को, सूटकेस को आप ड्रैग कर रहे हो, कार को पुश कर रहे हो, बहुत सारे एग्जांपल हैं, हर चीज में यहाँ पे कांटेक्ट है। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कांटेक्ट पे ही थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, नॉन कांटेक्ट पे नहीं। ये भी कंफ्यूजन अपने मन से निकाल दीजिए, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ। ठीक, अब कुछ अदर एग्जांपल्स जो आपने घर में देखे हैं और हमने नोटिस भी किए, किसी को चाटा मारना, जब हम किसी को स्लैप करते हैं तो हमारे हाथ में भी लगती है, ठीक है, दैट इज एन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। हैमरिंग, कील को जब आप ठोकते हो तो जितना कील को लगती है उतनी हैमर के ऊपर भी झटका आता है, सेम टू सेम। जब हम चाकू चलाते हैं बोट के अंदर तो भी सेम, पानी के ऊपर हम जब फोर्स लगाते हैं तो पानी हम पे लगाता है तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी फूले हुए गुब्बारे को जब आप ओपन अप करके छोड़ देते हो, रिलीज करते हो, तो वो इस तरीके से घूमता है, तो वो सेम थिंग हवा को पुश करता है ना, अपने आप को आगे धक्का देता है। एरोप्लेन, रॉकेट, सभी के अंदर सेम प्रिंसिपल लगता है, न्यूटन थर्ड लॉ। रोड पे दौड़ना या चलना, मैंने जैसे कि बताया अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल के अंदर, वॉकिंग भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, तो ये खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं थर्ड लॉ के, आपको भी और एग्जाम्पल्स मेरे को ऐड करवाने हैं। ओके, देखें एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, थर्ड लॉ क्यों सीख रहे हैं हम, आखिर इसके लिए इसका क्या यूज होने वाला है वो भी देख लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में काम आता है और ये बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स बनते हैं, नॉट एट दिस लेवल बट एट हायर लेवल ऑल्सो। ठीक है, तो इसको समझ लें। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है जैसे मान लें कि ये लड़का और ये दीवार, ये दोनों आपस में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, धक्का दे रहा है, खींच रहा है, उसकी दिमागी हालत जो भी है वो कुछ भी कर रहा हो, बट मैंने मान लिया कि, मानना होता है इसमें, मैंने माना कि ये दोनों सिस्टम है। सिस्टम माने कि कमरा, उस कमरे में इन दोनों को बंद कर दिया, अब इन दोनों को बाहर से हम देख रहे हैं। ठीक, तो सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स है क्या? नहीं। इधर से, नीचे से, ऊपर से, कहीं से कोई फोर्स नहीं। अब सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे, यानी कि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो। ठीक, इंटरनली ये दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, मारने दो, बट एक्सटर्नली द फोर्स इज एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ ये कहता है when the net external force on the system is zero, then the total momentum of the system remains constant. ठीक, इसका मतलब जो शुरुआत में इनका मोमेंटम रहेगा वही बाद में भी रहेगा अगर बाहर से कोई भी छेड़छाड़ फोर्स की नहीं हो तो। ठीक, ऐसा क्यों है इसको हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इस स्टेटमेंट को नोट करके दो बार ध्यान से पढ़ें। ठीक, अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने, दो बॉल्स जा रही हैं इस तरीके से, एक की स्पीड है u1, एक की स्पीड है u2। u1 जो है ज्यादा है u2 से, तो थोड़ी देर बाद जो है टक्कर करेंगे, तो दिस विल बी द स्टेट ऑफ कॉलिजन। ठीक,
तो मैंने शुरुआत में इनिशियल मोमेंटम लिखने की कोशिश की m1u1 प्लस m2u2, ये टोटल मोमेंटम टोटल लिखना है आपको दो बॉडीज का। और हाँ, ये सिस्टम माना मैंने इन दोनों को, दिस इज द सिस्टम। ठीक, इस सिस्टम के ऊपर अब आप मुझे बताइए बाहर से कोई फोर्स नहीं, वो पहले भी चल रही है, वो आगे वाली भी चल रही है, हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया रोकने के लिए, किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगाया। टक्कर खाते हैं, टक्कर खाते ही इन दोनों पे फोर्स क्रिएट होगा। जब भी कार्स का कोलिजन होता है, तो जब कार का कोलिजन होता है आगे वाली भी डैमेज होती है, पीछे वाली भी डैमेज होती है, तो टक्कर होगी तो दोनों के ऊपर फोर्स लगेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था एक्शन रिएक्शन वाला, सेम टू सेम प्रिंसिपल यहाँ पे लगेगा। अगर आप कहते हो दिस इज एक्शन, तो ये उसकी वजह से रिएक्शन हो गया, तो इसलिए एक्शन रिएक्शन के बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, जैसा कि हमने यहाँ समझा था, थर्ड लॉ का प्रिंसिपल कहता है। उसके बाद अब आप मुझे ये बताओ, जब ऑलरेडी अब आप देखो इसकी स्पीड इस तरफ थी, इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में धक्का मारा हमने, जब कोई ऑलरेडी इधर चल रहा है और हम कुछ उसको धक्का मारे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे कि v2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, u2 से। मानते नहीं मानते आप लोग? क्योंकि फोर्स पीछे से लगाया गया है, तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट रहेगा ही रहेगा। और ये आगे चल रहा था, इसके ऊपर धक्का पीछे लगा देते, यानी कि कोई चीज चल रही है उसको पीछे से यहाँ से आके रोक देते हो आप, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ v1 जो है वो छोटा होगा u1 से। ये सब चीजें जनरल नॉलेज है, ये आपको जो है सोचना पड़ेगा, आपको इस प्रोसेस को देखना होगा, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फील आएगी कि हाँ ऐसा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं स्पीड से जा रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि सामने जो है पत्थर है, आई हैव टू स्लो डाउन, मुझे करना पड़ता है। तो ये सेम वही चीज है, क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स लगेगा इस वजह से, इसीलिए तो स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि आपके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगे ना, आपकी स्पीड डाउन करो। ठीक है, अब जब इनकी स्पीड चेंज होगी, कुछ और हो गई है, तो इनका फाइनल यानी कि टोटल मोमेंटम ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, मोमेंटम लिखते टाइम एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपका मोमेंटम पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस रहेगा, अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव रहेगा। इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सब में प्लस है, तो मैंने कहीं क्योंकि माइनस का इस्तेमाल नहीं किया है, बट अगर आपके क्वेश्चन में रहेगा तो आपको करना होगा। ठीक, अब जैसा कि ये मुझे स्टेटमेंट बोलता है कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रखना है, तो जो शुरुआत का है वही बाद का होगा, तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, वही आपकी इक्वेशन है जिससे आपको आंसर्स मिलेंगे। बट अभी रुकें, मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि हमने सेकंड लॉ के अंदर पढ़ा था कि F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन T, पढ़ा था, सबको अच्छी तरह याद है। अब सुनो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। ये वाला फोर्स जो था F, ये कौन सा फोर्स था, ये एक्सटर्नल फोर्स था, आपको ध्यान होना चाहिए, और टोटल फोर्स था ये। अगर ये जीरो होता है तो क्या डेल्टा P जीरो होता है? अगर डेल्टा P जीरो होता है तो डेल्टा P का मतलब था फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब जीरो होता है तो क्या मैं कह सकता हूं फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल? इतना लॉजिक समझ में आता है आपको? ये उसी प्रिंसिपल पे वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसको हटा देता हूं मैं ये तो अब आपको समझ में आ ही गया, चलिए छोड़िए, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, है ना, सेकंड लॉ ये कहता है कि बाय सेकंड लॉ, अगर मैं ध्यान से देखूं इस पूरे एक्सप्रेशन को सेकंड लॉ के थ्रू, तो इस पे यहां से यहां तक, इस मोमेंट से लेकर इस मोमेंट तक इस पे ये फोर्स लगा है, और इस फोर्स ने ही इसकी स्पीड यहां से यहां लाके रख दी है, राइट? मैं ऐसे कह सकता हूं, यानी कि ये जो इंप्रूवमेंट या डिक्रीमेंट इसकी स्पीड में है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो मैं लिखता हूं F12 इज इक्वल टू m1 v1, m1 v1 आएगा यहाँ पे, देयर इज अ करेक्शन, m1 v1 क्यों? क्योंकि फॉर्मूला यही है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल इज दिस वन एंड इनिशियल इज दिस वन, तो m1 u1 अपॉन t, कुछ टाइम इंटरवल के अंदर ये हुआ होगा। सेम टाइम इंटरवल के अंदर अगले वाले के लिए भी तो वही चीज हुई होगी, तो देखते हैं। ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको इस कंडीशन से इस कंडीशन में लाने के लिए, तो F21 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, करेक्ट, अपॉन टाइम।
अब आप अच्छी तरह जानते हो, यहाँ पे हमने लिखा है कि दे फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट नेगेटिव साइन होता है इनके बीच में। तो इस एक्सप्रेशन को लिख के इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन अगर मैं लिखता हूं तो आई विल अगेन गेट द सेम इक्वेशन विच वाज प्रेजेंट हियर। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि सेकंड लॉ लगाओ चाहे आप थर्ड लॉ यूज करो, आंसर आपको सेम मिलेंगे, इसीलिए दे लॉज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। बट अगर आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर लेते हो, समझ लेते हो, देन यू विल नेवर गेट दिस प्रॉब्लम अगेन। ठीक है, तो आज आपको कोशिश ये करनी है कि एक बार इसको समझ लें, फिर इसको अपने आप लिखें और छुपा के लिखें, और जब तक नहीं आता है तब तक इसको लिखते रहें। ठीक है, तो मेहनत करनी है, कभी हम कमजोर नहीं होना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।